तो पिछले लेक्चर तक हमने आइडियल गैस और रियल गैस क्या होती है दोनों को पढ़ लिया था। आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ लिया था, और हमने पढ़ा था कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन क्या होती है और इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, तो पढ़ेंगे रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन से पहले देखो, हमने देखा था आइडियल गैस में, आइडियल गैस इक्वेशन जो थी वो थी पीवी बराबर एनआरटी। तो ये इक्वेशन तब सही थी जब हमने दो अजम्पशन को माना था कि गैस है उसके अंदर दो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आइडियल गैस कहलाएगी। और वो पहले चीज थी कि गैसों का जो मॉलिक्यूल है उनका जो खुद का वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला था हमने, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बोला हमने, नेग्लिजिबल बोला कि जो गैसों का मॉलिक्यूल जो खुद का वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। मतलब कि ये अगर गैस है कंटेनर के अंदर मेरे करीब, ठीक है, अगर ये सारे मॉलिक्यूल को मैं इकट्ठा करके एक जगह रखना चाहूँ तो इनको भी एक छोटी सी जगह में आ जाना चाहिए, मतलब कि कुछ इतनी सी जगह में। अगर ऐसा हो गया तो ये गैस क्या कहलाएगी, आइडियल गैस कहलाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। जो हम एक्चुअल में गैस देखते हैं, रियल गैस देखते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूलों का खुद का कुछ ना कुछ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं रियल गैस के अंदर देखूं तो ये इतनी कम जगह में नहीं आते हैं कि नेग्लिजिबल हो जाए उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कुछ ना कुछ जगह को लेता है, अप्रोक्स मान लो कि कम से कम इतनी जगह को ले लेगा। अब इतनी जगह को ले रहा है तो हम उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसलिए हमको जरूरत पड़ी कि भैया जो पहला करेक्शन आएगा यहाँ पे वो कहाँ पे आता है, वॉल्यूम में आता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है रियल गैस के अंदर हमने देखा कि वो नेग्लिजिबल, उनका वॉल्यूम मास जो होता है वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूल का नहीं होता। मॉलिक्यूल का जो मास वो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो गैस का वॉल्यूम यहाँ पे हम रख रहे थे इसमें से कुछ ना कुछ वॉल्यूम कम आएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम लेते हैं हम इक्वेशन में वो वॉल्यूम जो होता है वो होता है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, वॉल्यूम हम यहाँ पे वो वाला कंसीडर करते हैं जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सके। पर अगर इतना वॉल्यूम चलेगा तो क्या इसमें पूरे में गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा वॉल्यूम तो अवेलेबल नहीं हुआ, उसमें से इतना वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो जो वॉल्यूम हमको यहाँ लेना था वो क्या हो गया, इतना जो पूरा वॉल्यूम था इसमें से जो गैसों का वॉल्यूम है उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, करेक्शन आ गया हमारी आइडियल गैस इक्वेशन में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस हम किससे लेते हैं, इस चीज को समझ लो। वॉल्यूम ऑफ गैस इसे लेंगे जिसमें गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, इन विच ऐसा लिखते हैं, वॉल्यूम इन विच गैस मॉलिक्यूल कैन फ्रीली मूव। ठीक है, ऐसा वॉल्यूम जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल फ्री मूव कर सके उस वॉल्यूम को हम देते हैं, क्या मानते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब इस कंडीशन में हमने जब माना था आइडियल गैस में कि इनका खुद का कोई वॉल्यूम है नहीं, नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, इसलिए जो वॉल्यूम था किसका, गैस का, वो वॉल्यूम किसके बराबर हो गया था, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल हो गया था वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। ये कहा हुआ था आइडियल गैस में, लेकिन रियल गैस के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम ले लिया, उस वॉल्यूम को हमें इस टोटल वॉल्यूम में से कम करना पड़ेगा। वो वॉल्यूम अवेलेबल होगा किसके लिए, गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए मूव करने के लिए, और उसी वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो पहला जो करेक्शन आ गया आइडियल गैस इक्वेशन में वो कहाँ पे आया था, वॉल्यूम में आया था। ठीक है, तो पहला करेक्शन कहाँ पे करेंगे, हम उसके वॉल्यूम में करेंगे। ठीक है, समझ में आया ये चीज, वॉल्यूम ऑफ गैस किसको मानते हैं, हम वो वॉल्यूम मानते हैं जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। वो मूव करने के लिए उसको हमने माना कि अगर उसका वॉल्यूम उनका नेग्लिजिबल हो गया तो पूरे में मूव कर सकते हैं। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता, उनका खुद का वॉल्यूम क्या हुआ, ज्यादा हुआ, वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जगह को घेर लेते हैं। अगर रियल गैस में देखता तो मॉलिक्यूल कहां तक आते, उनको इकट्ठा अगर मैं कॉम्प्रेस करके एक जगह रखना चाहता तो इतनी जगह घेर लेते। तो वॉल्यूम जितना उनके फ्री स्पेस के लिए कितना बचा, इतना बचा। तो इतने वाले वॉल्यूम को इतने वाले वॉल्यूम में से कम करना पड़ेगा। वो कौन सा होगा हमारे लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस होगा रियल गैस के लिए। ठीक है, चलो नोट करो फिर, नोट कर लिया। अब देखते हैं दूसरा करेक्शन। दूसरा करेक्शन कहाँ होगा हमारी इक्वेशन में, दो एग्जाम्पशन माने थे, पहला वॉल्यूम में माना था और दूसरा हमने प्रेशर में माना था। ठीक है, प्रेशर में कैसे आया करेक्शन, दूसरा एग्जाम्पशन हमने ये माना था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल।
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हमने बोला कि उनके मॉलिक्यूल के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या होगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि उनका बीच का कोई वॉल्यूम था नहीं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, इसलिए उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, ऐसा मानना था आइडियल गैस के अंदर। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तरीके से रिजिड बॉडी होते हैं, और रिजिड बॉडी है तो उनके बीच में क्या लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा रियल गैस में, रियल गैस में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो फोर्स अगर चेंज हो रहा है तो उनका प्रेशर भी चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो दूसरा जो करेक्शन हमारे पास में आया वो कहां पे आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा। मतलब जो रियल गैस इक्वेशन आएगी उसमें हमें दो करेक्शन करने पड़ेंगे, एक करेक्शन करना पड़ेगा प्रेशर में, दूसरा करेक्शन करना पड़ेगा किसमें, वॉल्यूम में। ठीक है, क्योंकि एजम्पशन में हमने दो ही माने थे, एक वॉल्यूम में माना था, दूसरा किसमें, फोर्स में। फोर्स किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पे। ठीक है, इस तरीके से क्या करना पड़ेगा हमको, दो करेक्शन कर देंगे तो क्या बन जाएगी हमारी एक अलग इक्वेशन बन जाएगी, जिसे बोला जाएगा क्या, रियल गैस इक्वेशन। और उसी गैस इक्वेशन को बोला जाता है वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, चलो नोट करो, फिर देखते हैं रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम रियल गैस इक्वेशन। तो उसी को बोला जाता है वैन डर वाल गैस इक्वेशन। क्या होती है वैन डर वाल गैस इक्वेशन? हमने दो करेक्शन करा, एक प्रेशर में और एक वॉल्यूम में, तब हमें मिली कौन सी, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। वैन डर वाल गैस इक्वेशन से P प्लस n an स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर इंटू में v माइनस बी एन इज इक्वल टू एन आर। ये थी हमारे पास में क्या, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। ठीक है, दो करेक्शन किया हमने, एक यहाँ पे करेक्शन किया प्रेशर के साथ, एक करेक्शन किया किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। ठीक है, और वो इक्वेशन बराबर कर दी फिर किसके, एनआरटी के। ये दो बच्चों करेक्शन हमारे पास में हो गए, तब हमें क्या मिलेगी, एक नई गैस इक्वेशन मिली, जिसे हमने बोला वैन डर वाल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन। अब देखो ए और बी दो नए टर्म्स हैं, क्योंकि हमें पता है पी का मतलब तो प्रेशर होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी वी का मतलब वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो इनका मतलब पता है नंबर ऑफ मोल होगा, आर का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी का मतलब टेम्परेचर हो जाएगा। नए कौन से टर्म्स है, दो, ए और बी। तो ए और जी बी होते हैं, वो होते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट, वैन डर वाल कांस्टेंट, वैन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में जो दो चीज आती है, कौन सी नई चीज, ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, इसे बोला जाता है क्या, प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। ठीक है, पूछ सकता है हमसे कि भैया वैन डर वाल गैस इक्वेशन में प्रेशर करेक्शन क्या होता है, तो क्या होता है, ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। दूसरा हमने नई टर्म्स कौन सी जोड़ी, माइनस का बी एन, बी एन बोल लो या एन भी बोल लो, इसे बोला जाता है क्या, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन क्या होता है, बी एन होता है, और प्रेशर करेक्शन क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। और इस तरीके से आती है कौन सी गैस इक्वेशन हमारे पास में, वैन डर वाल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन। आई कहां से, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा देखते हैं, भाई ये वाला करेक्शन कैसे लाए और ये वाले करेक्शन को हम कैसे लाए। माइनस के अंदर बी एन कैसे करा, और प्लस के अंदर एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर अपॉन में कैसे करा, और ए और बी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, नोट कर लो फिर दोनों नोट कर लिया। अब देखते हैं दोनों करेक्शन को कि दोनों करेक्शन कैसे कैसे है। ठीक है, तो पहला करेक्शन कहाँ था, वॉल्यूम में, दूसरा करेक्शन कहाँ पे किया हमने, प्रेशर में। ठीक है, तो पहला देखते थे अपन वॉल्यूम में देखते हैं। करेक्शन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में करेक्शन कैसे, मान लो हमने आइडियल केस की, तो आइडियल केस में क्या किया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल थे। अगर उनको हम कंप्रेस करके एक जगह पे रखते थे, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या होते हैं, वो जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेग्लिजिबल वॉल्यूम को क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, नेग्लिजिबल वॉल्यूम में ले लेते हैं। ऐसा होता तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू हो जाता हमारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, ये हुआ था। पर एक्चुअल में हमने रियल गैस में देखा, रियल गैस में हमने ये देखा कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल लें तो वो इतने भी छोटे नहीं होते कि उनका खुद का कुछ वॉल्यूम ना हो, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा तो वो कैसे होंगे,
रिजिड बॉडी, और अगर हम उनको कंप्रेस करके किसी एक जगह पर रखने की कोशिश करें तो भी वो क्या करेंगे, कुछ ज्यादा वॉल्यूम को ले लेंगे या घेरेंगे। ठीक, इस तरीके से क्या कर लिया उन्होंने, वॉल्यूम को घेर लिया। वॉल्यूम को अगर घेर लिया तो वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल नहीं होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। और हमने बोला कि वॉल्यूम ऑफ गैस उस वॉल्यूम को लो जिस वॉल्यूम के अंदर गैस के पार्टिकल घूम सकते हैं या गैस के मॉलिक्यूल आराम से घूम सकते हैं। कौन सी जगह में घूम सकते हैं, इस वाले वॉल्यूम में घूम सकते हैं। ये वाला वॉल्यूम तो इन्होंने घेर के रखा है मॉलिक्यूल ने, ठीक है। तो हम अगर बात करें एक्चुअल वॉल्यूम की, कि जो गैस के लिए हमें एक्चुअल वॉल्यूम मिल रहा है, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, पूरा वॉल्यूम जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से किस वॉल्यूम को माइनस करते हैं हम, ये जो गैस के मॉलिक्यूल घेर रहे हैं उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाएगा, जिसके अंदर वॉल्यूम जो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये अगर हमने कर दिया तो क्या हो जाता है हमारे पास में, इक्वेशन आती है, करेक्शन हो जाता है किसमें, किसके अंदर, गैस इक्वेशन में, किसके, वॉल्यूम में। ठीक है, इसी को हम लेते हैं। ठीक है, इसी के बाद इसका हम करेक्शन निकालते हैं। ठीक है, इसी गैस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, मिटा दो इसको। अब ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया होता है कि किसी इतने लीटर के पात्र में गैस रखी हुई है, तो हम क्या करते हैं, उस कंटेनर का ही क्या लिखते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। तो वॉल्यूम लेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से क्या, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, और उसी गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को बोला जाता है क्या, बी। ठीक है, बी का मतलब होता है एक्सप्लोडेड वॉल्यूम, या इसी को बोला जाता है को वॉल्यूम। और यहां से समझ में आ गया होगा कि इस बी का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होगा इसका, गैस का मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूलों का वॉल्यूम। ठीक है, बी का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक मोल गैस के वॉल्यूम, एक मोल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा उसे बोला जाएगा क्या, बी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक मोल गैस का तो हम लेते नहीं है, कितने मोल लेते हैं, एन मोल मान के चल रहे हैं, तो बी कितना मोल यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, एन इंटू बी माइनस करना पड़ेगा। तो जो गैस के अंदर हमने करेक्शन किया, वी गैस इज इक्वल टू आया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस का एन इंटू में बी। यही करेक्शन लिखा था हमने, वॉल्यूम में करेक्शन। इस तरीके से निकल के आता है क्या, वॉल्यूम में करेक्शन। ठीक है, अब जो बी आया वो सबको क्लियर हो गया कि बी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मोल गैस का मॉलिक्यूल क्या, अगर मैं बात करूं कि उनका खुद का अपना वॉल्यूम जो है वो कितना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बी। और उसी को हम अगर उसमें से माइनस करते कंटेनर के वॉल्यूम में से, तो क्या आ जाता है हमारे पास में एक आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन आ जाता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है बी माइनस एन बी। ठीक, अब बी का मतलब सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखते हैं बी के बारे में और कुछ बातें थोड़ी सी। क्या लिखा हमने, वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, गैस को बोला क्या, वॉल्यूम करेक्शन। बी माइनस का आया हमारे पास में एन दिया है। ठीक है, अब बात करो अगर मैं बी की यूनिट की, यूनिट ऑफ बी। देखो वॉल्यूम में से अगर किसी चीज को मैं माइनस करूँ उसका मतलब वो भी अपने आप में क्या है, वॉल्यूम ही है। क्या है, एक तरीके से वॉल्यूम ही है। तो v इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेते हैं हम, लीटर में लेते हैं, है ना। v बराबर किसको हो जाएगा, एन बी को हो जाएगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, v बराबर किसको हो जाएगा, एन इंटू बी के। v का क्या होता है, यूनिट क्या होती है, लीटर में, तो इसको लीटर लिखेंगे। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, इंटू में b की यूनिट हमें निकालना है। तो b की यूनिट जो होगी हमारे पास में आ जाएगी लीटर पर मोल। समझ में आ गया, यूनिट ऑफ b कितनी हो जाएगी हमारे पास में, लीटर पर। समझिए, अब बात करें कि b डिपेंड किस पे करता है, तो b क्या है, वॉल्यूम में। जितना बड़ा साइज होगा गैस के मॉलिक्यूल का उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसके b की वैल्यू होगी, है ना। तो b जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के, गैस मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा साइज होगा गैस का उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका b होगा। ठीक है, मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया कि हाइड्रोजन हीलियम, या ऐसा ले लेते हैं फर्स्ट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
कि बी का ऑर्डर बनाओ, ठीक है। ऑर्डर बनाना है किसका, ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर बनाओ, भैया इनके बी का ऑर्डर क्या बनेगी। तो हमने क्या बोला, बी का ऑर्डर बनेगा किसके हिसाब से, साइज के हिसाब से, जिसका जितना ज्यादा साइज उसके लिए बी का हो जाएगा उतना ज्यादा। सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा, जो ग्रुप में नीचे आएगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हीलियम उससे ज्यादा क्या आ जाएगा, नियोन उससे ज्यादा कौन आ जाएगा, आर्गन उससे ज्यादा कौन आ जाएगा, क्रिप्टन। उसका अगर कोई होता है आइटम अगर सिनोन रेडन तो वो भी आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या आ जाएगा, बी का ऑर्डर बनेगा। बी का ऑर्डर बनने के लिए कौन सा ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा हमें, साइज ऑर्डर को। साइज अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो बी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। कुछ और आइटम लेके देखते हैं, बता दूं। मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया, सेकंड CH4 C3 8 और 2 H6 के अंदर हमको बी का ऑर्डर बनाना है। कैसे बनाएंगे, जिसका जितना साइज उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसके लिए बी की वैल्यू हो जाएगी। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, 3 कार्बन वाले एटम का, ठीक है। 3 कार्बन वाले कंपाउंड का क्या होगा, साइज ज्यादा होगा। सबसे पहले कौन आ जाएगा, C3H8, उससे कम कौन, दूसरे का 2 कार्बन वाला C2H6, उससे कम कौन आ जाएगा, CH4 वाला। समझ गए, इस तरीके से। मान लो अगर और कुछ क्वेश्चन बनाना चाहे तो आइसोमर का बन सकता है ना। आइसोमर देते हैं हमको, मान लो CH3 CH2 CH2 CH3 एंड दे दे CH3 CH2 CH3, यहाँ दे दे हमको CH3। बोलेगा बताओ इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में किसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी। पहले किया दूसरे की, तो ज्यादा साइज हमको किसका दिख रहा है, इसका जो सिंपल चेन वाला कंपाउंड होता है ना, जिसके अंदर ब्रांच नहीं होती, उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। साइज अगर बड़ा होगा तो किसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले के लिए ज्यादा होगी, किससे, सेकंड वाले से। तो जितनी बड़ी चेन होगी, जितनी लॉन्ग चेन वाला कंपाउंड होगा उसके लिए बी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। नोट कर लिया। तो बी का अगर हम फार्मूले की बात करें तो बी का हमारे पास में फार्मूला होता है बी बराबर 4Na इंटू में वी, 4Na इंटू में वी, या बी बराबर लिख सकता हूँ 4 इंटू में Na का मतलब सभी को पता होगा क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ। अगर एक मॉलिक्यूल के मैं वॉल्यूम की बात करूँ, ठीक है, ये किसका ले रहे हैं हम, एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए क्या निकाल किसका इंटू कर दिया हमने इसमें, एवोगाड्रो नंबर का, ठीक है। वॉल्यूम की अगर बात करूँ एक मॉलिक्यूल का, तो वो होता है क्या, स्फेरिकल शेप में, जिसका वॉल्यूम होता है 4/3πr का। सबको Na का मतलब तो समझ आएगा कि हमने Na का Na क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर हम एक मॉलिक्यूल बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है कि इस 4 की, 4 को क्यों रख रहे हैं। तो अगर मैं किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल को रखूं, एक मॉलिक्यूल रखा, 2 मॉलिक्यूल रखा, एक रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल रखूं, अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ और सिर्फ 1 लगाता तो हमारे पास में क्या लॉस होता है, इस फॉर्मूले में एक एरर आ जाता। क्या आता, 1 2 3 का मैं वॉल्यूम रखता, लेकिन ये 3 वॉल्यूम के बीच में यहाँ पे जो वॉइड है वो भी तो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, वो भी वॉल्यूम का क्या कर रही है, अपने पास में घेर के रख ली है, इसलिए बी की वैल्यू क्या होगी, उसको उसकी वजह से भी बढ़ेगी। इसलिए हमने एक फैक्टर को काउंट किया जिसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे 4 आती है, ठीक है। इसलिए हमने इस फार्मूले के अंदर किसका इंटू कर देते हैं, 4 का इंटू कर देते हैं, ताकि ये जो करेक्शन है इसका वॉइड का करेक्शन वो भी क्या हो जाए, इसके अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। तो फार्मूला अगर बी का पूछे तो क्या बनता है, बी बराबर 4 इंटू Na इंटू में वी, जहाँ वॉल्यूम जो होता है वो स्फेरिकल शेप में, तो इसलिए 4/3πr का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया। अब देखते हैं प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन सभी को समझ आ गया होगा, देखते हैं प्रेशर करेक्शन। क्या होगा, हमने आइडियल केस में माना, आइडियल की बात करें सबसे पहले कि कोई एक मॉलिक्यूल आएगा और वो यहाँ पे क्या करेगा, क्या कराएगा, ठीक है, टकराएगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होने की वजह से क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर हो जाएगा। ये हुआ आइडियल केस के अंदर क्या हुआ, पीवी बराबर हुआ nRT के, और हमने माना कि इसके आसपास कोई मॉलिक्यूल कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहे, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा, ये माना हमने कहाँ पे, आइडियल केस में। पर रियल केस में हमने देखा तो हुआ क्या, एक मॉलिक्यूल जो था, मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा, रिजिड बॉडी है, वो इसके ऊपर तो टकरा रहा था, लेकिन उसके पास में कोई दूसरे मॉलिक्यूल भी थे प्रेजेंट आसपास। एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा मॉलिक्यूल
ये रहा, मान लो ये ए मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है, ये भी क्या कर रहे हैं आसपास में इसके। अगर अब ये मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ तो इफेक्ट डालेंगे, फोर्स लगाएंगे, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन का फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने वॉल्यूम में लिया था कि भैया वॉल्यूम वो वॉल्यूम को हमको लेना है जो सा वॉल्यूम आसपास का जिस वॉल्यूम के अंदर हमारे गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रेशर है वो प्रेशर पे हमको क्या लेना है, टोटल प्रेशर लेना है। कौन कौन सा, एक्सटर्नल उस मॉलिक्यूल का, प्लस में कौन सा प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इंटरनल जो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसका इफेक्ट से भी तो इसके फोर्स पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से कौन सा आ जाएंगे, दो फोर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा आ जाएगा क्या, इंटरनल फोर्स। तो P जो प्रेशर हम लेंगे यहाँ पे, P प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हो जाएगा टू प्रेशर प्लस में प्रेशर ऑफ इंटरनल प्रेशर। हम बोलोगे मैं जोड़ क्यों रहा हूँ, उसको माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो इस पे अटैक करेगा या रिपेल करेगा। इधर भी फोर्स लगा सकता है, उधर भी फोर्स लगा सकता है, हमें नहीं पता, इसलिए हमें क्या लगा रहे हैं, इस पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, प्रेशर प्लस में क्या करेंगे उसका इंटरनल प्रेशर, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बात करें इंटरनल प्रेशर की, तो इंटरनल प्रेशर कैसे आएगा उसको काउंट, उससे पहले इसको नोट करेंगे, नोट कर लो, ले नोट। अब देखते हैं इंटरनल प्रेशर को हम कैसे काउंट करें, ठीक है। फिर से एक छोटा सा डायग्राम वो वाला बना देता हूँ, रियल गैस वाला। ये एक मॉलिक्यूल है, ये आके क्या करेगा, इस पे कोलिजन करेगा और दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल बोला और इसके वाले मॉलिक्यूल को मैंने क्या बोला, बी बोला। दो टाइप के मॉलिक्यूल मिले हमको, एक ए टाइप के मॉलिक्यूल मिले और बी टाइप के मॉलिक्यूल मिले। ए टाइप के वो मॉलिक्यूल जो इसकी वॉल पे या कंटेनर की वॉल पे कोलिजन करेंगे, और बी टाइप के वो मॉलिक्यूल जो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो हम बात करें दोनों के कॉन्सेंट्रेशन की, तो बोलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल कितना होगा, टोटल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है ना कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन आ जाएगा। या बात करें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल, वो भी यही होगा, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमें नहीं पता कि ए टाइप के कैसे हो, बी टाइप के कैसे, इसलिए हमने क्या बोला कि टोटल वॉल्यूम नंबर को, मोल को, उसमें से वी को डिवाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो एक रैंडम कोलिजन करते हैं, ठीक है। अब बात करें हम कि इफेक्ट जो होगा, प्रेशर ऑफ इंटरनल होगा, जब इंटरनल प्रेशर की बात करूं तो वो दो चीजों की इफेक्ट की वजह से हो रहा है, एक ए टाइप के मॉलिक्यूल की वजह से और एक बी टाइप के मॉलिक्यूल की वजह से। ये होगा इंटरनल जो प्रेशर है वो दो टाइप पे डिपेंड कर रहा है कि एक तो ए कितना टकरा रहा है इस वॉल से, दूसरा बी वाला ए वाले पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, इन दो पे डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के कोलिजन से और इफेक्ट पड़ेगा किसके, बी वाले से। अब अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो किसका कितना है, एन बाई बी और एन बाई बी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना, एन बाई बी इंटू में एन बाय वी के, मतलब कितना, एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, मतलब कि पी इंटरनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर के। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिस कांस्टेंट को बोला जाएगा क्या, ए। तो यहाँ आ जाएगा ए इंटू में एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये जो इंटरनल प्रेशर आया है वही क्या है, हमारा प्रेशर में करेक्शन कौन सी गैस में, आइडियल गैस इक्वेशन में, जो कि रियल गैस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया था, वहां पे ऐड कर दिया था, ठीक है। तो कौन सा साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा, और कितना आया, ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। ये लिखा था हमने आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, करेक्शन करके एक टर्म जोड़ी थी किसमें, प्रेशर में, और एक टर्म को वॉल्यूम में से हमने माइनस किया था, जो कि थी कितनी, एन इंटू में वी। तो इंटरनल प्रेशर कितना आया, ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब अगर इसकी यूनिट की बात करूं कि भैया इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी ए, तो ए तो क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। देखो अब अगर मैं बात करूं इसकी ए की, ए क्या है, कांस्टेंट है, जिसके अगर मैं यूनिट की बात करूं तो अगर मैं जोड़ रहा हूं प्रेशर में, तो ये तो किसके बराबर होगा, प्रेशर के। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम बराबर, एक यूनिट रखना है एन की, एन का स्क्वायर मतलब कि क्या करूंगा मैं, मोल का स्क्वायर अपॉन में क्या, वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब कि लीटर का स्क्वायर। चलो लीटर का इंटू हो जाएगा, मोल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यूनिट की अगर मैं बात करूं फाइनली, तो जो यूनिट आएगी ए की वो हो जाएगा एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन में मोल स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट आ जाएगी किसकी, ए की, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से ए जो बी था हमारा वो डिपेंड कर रहा था किस पे, साइज ऑफ एटम पे, उसी तरीके से हमारा ए किस चीज पे डिपेंड करेगा,
तो हमने बोला कि ए उस चीज का ज्यादा होगा। ए कब ज्यादा होगा? इंटरनल फोर्स ज्यादा होगा। और इंटरनल फोर्स ज्यादा कब लगेगा? जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तब ए की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रेशर में करेक्शन किसकी वजह से है? फोर्स की वजह से। और फोर्स कम या ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अगर अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ गया तो उनका वॉल के ऊपर जो कोलिजन का फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा हमारे किसकी वैल्यू होगी? ए की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरीके से इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कंपैरिजन वाले। मान लो क्वेश्चन दे दूं मैं कि SO2 और CH4 में किसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या ए की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो SO2 जो है वो एक हमारे पास में पोलर मॉलिक्यूल है और ये कैसा है? एक तरीके का नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। SO2 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो सल्फर पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के पास में क्या आ गया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब किसी स्पीसीज पे आ जाएगा तो उसमें फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर फोर्स बढ़ गया तो उसके लिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब किसमें ज्यादा हो जाएगा? SO2 में ज्यादा हो जाएगा CH4 के कंपैरिजन। समझ में आया? SO2 पोलर मॉलिक्यूल, उसके पास में क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। और जहां चार्ज होता है वहां पे फोर्स क्या होता है? बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ जाएगा इसलिए ए की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? SO2 के लिए CH4 का, ठीक है। नोट कर लिया। और एक कंपैरिजन की बात करें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके डिपेंड करेंगे। कंपेयर A4 F2 Cl2 Br2 एंड I2। इनका ऑर्डर बनाना है हमको ए के कंपैरिजन का, किसके लिए ए ज्यादा होगा और किसके लिए ए कम होगा, ठीक है। अब देखो इनमें भी पोलरिटी है क्या? नहीं है। F2 भी नॉन पोलर है, Cl2 भी Br2 भी I2 भी सबके सब कैसे हैं? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर को कंपैरिजन कैसे करें? जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके पास में क्या लगता है? वंडर वॉल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगेगा? वंडर वॉल फोर्स। और वंडर वॉल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलर मास के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के। जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर वंडरवॉल फोर्स क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और जितना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? उनके लिए ए की वैल्यू हो जाएगी। और वंडरवॉल फोर्स किसके लिए ज्यादा? जिसका मोलर मास ज्यादा। मोलर मास किसका ज्यादा? आयोडीन का ज्यादा। आयोडीन का ज्यादा तो उसके लिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या बनेगा? इस तरीके से सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? आयोडीन का हो जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले पोलरिटी देखो। पोलरिटी नहीं है तो कौन सा फोर्स हो जाएगा? वंडरवॉल फोर्स हो जाएगा। और वो भी नहीं है तो वो दूसरे भी फोर्स आ सकते हैं जो वंडरवॉल फोर्स या कौन से इन दोनों फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं मान लो मैंने लिया CO2 NH3 O2 और N2। मैं बोले कब इनका ऑर्डर बनाओ ए के लिए। क्या ऑर्डर बनेगा? किसको देखें हम? पोलरिटी। पोलरिटी है क्या? नहीं है। किसी मॉलिक्यूल में मेरे हिसाब से तो पोलरिटी नहीं है। पोलरिटी नहीं है तो आप किसको देखेंगे हम यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास को। इसका मॉलिक्यूलर मास कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाता है? 44। अमोनिया का हो जाता है 17। ऑक्सीजन का होता है 32 और नाइट्रोजन का होता है कितना? 28, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास का वैसे देखो तो सबसे पहले आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम आ जाएगा ऑक्सीजन, उससे कम आ जाएगा नाइट्रोजन, उससे कम आ जाएगा कौन? NH3। उसका अमोनिया लिखना है, ठीक है। ये ऑर्डर बनना चाहिए। बाकी ये ऑर्डर हमारे लिए गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले तो देख लिया कि कौन से फोर्स को पोलर नॉन पोलर देख लिया, नहीं था तो हमने वंडर वॉल फोर्स। लेकिन यहाँ एक फोर्स और है अमोनिया। अमोनिया के पास में होती है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके पास में एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। उसके बाद में सबको देखेंगे बाकी के बच्चों को किसके? मोलर मास के कंपैरिजन में। तो फिर कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम हो जाएगा ऑक्सीजन, उससे कम हो जाएगा नाइट्रोजन। तो ये किसकी वजह से आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उसके लिए ए की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? इस तरीके से कौन आ जाएगा? अमोनिया इन सब में सबसे ज्यादा हो जाएगा कंपैरिजन की बात, ठीक है। चलो नोट करो। ए जो होगा वो डायरेक्टली मोड हो जाएगा इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अच्छा
जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको क्या लिक्विफाई करना भी आसान होता है, आसानी से क्या वो लिक्विड बन जाता है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से लिक्विड बन जाएगा। मतलब कि ए की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके लिए ज्यादा उसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा, और जिसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा उसके लिए क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन भी ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए इसका मतलब कि ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके लिक्विफिकेशन, मतलब द्रवीकरण के। जिसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी वो वाली गैस द्रव में जल्दी से परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए देखो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके ए की वैल्यू सबसे ज्यादा वो सबसे जल्दी क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में देखें तो अमोनिया का हो जाता है जल्दी से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्यों, क्योंकि उसके ए की वैल्यू ज्यादा है। उसकी ए की वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ में आया? ए की वैल्यू अगर हम 4 क्वेश्चन में एक ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर हमें 4 ए की वैल्यू दे दी और हमसे पूछना है बताओ कौन जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो कौन जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, नोट कर लिया। अब ऐसे आइटम देखते हैं जिनके लिए ए की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 कब होगी, जब मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्स कैसा हो जाए, कम हो जाए, है ना। वंडरवॉल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, उनके बीच में नेग्लिजिबल हो जाए या 0 के बराबर हो जाए, तब ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास में से 2 आइटम होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा होगा, लगभग किसके बराबर होगा, 0 के। इसलिए उनकी ए की वैल्यू भी लगभग किसके बराबर मानते हैं हम, 0 के बराबर। अगर क्वेश्चन में ऐसा देके पूछ ले कि भैया ए की वैल्यू किसके लिए 0 होगी, तो हाइड्रोजन और हीलियम अगर ऑप्शन में है तो हम किसको देखेंगे, हाइड्रोजन हीलियम को। हाइड्रोजन हीलियम के लिए ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि सबसे छोटा साइज इनका होता है, इनका साइज छोटा होगा इसलिए ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, जेड फैक्टर। ठीक है, या हमने कल पढ़ा था क्या, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसके बेसिस पर हम यहाँ पे समझते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, कल हमने जो बताया था कि z बराबर होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो z बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, या बराबर होता था किसके, पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी के। ठीक है, जेड रियल गैस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो इसमें हमको 2 तरीके की मांग मिली थी। z बराबर 1 था तो ये कैसी गैस थी, आइडियल गैस थी। z अगर ज्यादा था किससे, 1 से, z ज्यादा है 1 से मतलब कि रियल का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है आइडियल गैस से। इसको बोला था हमने क्या, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेट किया था, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स। ऑब्वियस की बात है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कौन सा फोर्स ज्यादा लगा होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगा होगा। तो यहाँ क्या लगेगा, रिपल्सिव। अब दूसरी बात होती है, z की वैल्यू अगर कम हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। और कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, अट्रैक्शन का। ठीक है, ये कंपैरिजन हुआ था किसके साथ में, हमारा z क्या कंपैरिजन किया था। ठीक है, z क्या था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था। उसी को हमको देखना है किसके बेसिस पे, किसके साथ देखना है हमको, रियल गैस इक्वेशन के साथ। रियल गैस इक्वेशन के साथ में z में क्या इफेक्ट पड़ता है या z क्या होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, चलो नोट करो इसको। ठीक, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखेंगे हम किसके लिए, रियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आएगा और वो कैसे आएगा, रियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सबसे पहले बोले तो p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर इंटू में था v माइनस एन इंटू में v था इज इक्वल टू एन आर टी के। ठीक है, इसी गैस इक्वेशन से निकालते हैं किसकी वैल्यू को, z की वैल्यू को। ठीक है, देखो मान लो अगर हम 2 कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोल दूं कि बहुत ही कम प्रेशर ले, कब ले लें, लो प्रेशर। लो प्रेशर पर अगर मैं बात करूं और टेम्परेचर कैसा लूंगा मैं हर कंडीशन में, 2 कंडीशन में टेम्परेचर जैसा ले रहा हूं मैं, नॉर्मल टेम्परेचर। अगर मैं प्रेशर को बहुत कम कर दूं, प्रेशर को जो मैं बहुत कम कर दूंगा, मैंने गैस के ऊपर प्रेशर लगाना बंद कर दिया, बंद कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बहुत दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। इसका मतलब कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा उनका, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेशर जब बढ़ेगा,
कम होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, एक्चुअल वॉल्यूम उनका बढ़ गया। गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम था जिसमें मूव कर रहे थे वो क्या हो गया, बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। बी कैसा हो जाएगा, नेगलेक्ट। ठीक है, बी क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। अगर बी नेगलेक्ट हो गया तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, हट जाएगी। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर। अच्छा एक और चीज यहाँ लगा देते हैं, एन बराबर हमने आदि कितना मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया हमने, के वाला फैक्टर किसके ऊपर लगा रहे हैं, 1 मोल गैस पर लगा, फोर 1 मोल गैस। 1 मोल गैस की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एन हट जाएगा तो क्या बचेगा, एन हट गया तो ए अपॉन में क्या बचेगा, वी स्क्वायर इंटू में, ये वाली टर्म तो हट गई तो यहाँ भी कितना बचा, वी स्क्वायर बचा। वी का इंटू कर देंगे, ठीक है, सॉरी वी का स्क्वायर सिर्फ वी बचा, वी का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी हो जाएगा, प्लस में ए अपॉन में वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एनआरटी के एनआर। अब इस इक्वेशन में पूरे टर्म्स में अगर मैं एनआरटी से डिवाइड कर दूं, क्या कर दिया मैंने इसको, एनआरटी से डिवाइड कर दिया, एनआरटी से एनआरटी से, तो यहाँ भी क्या कर दिया मैंने, एनआरटी से डिवाइड कर दिया। अगर मैंने एनआरटी से डिवाइड कर दिया तो ये वाला वॉल्यूम तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए अपॉन में एनआरटी, और यहाँ कितना बचेगा, पीवी अपॉन में एनआरटी किसके बराबर हो जाता है, जेड के बराबर। क्या हो जाता है, ये वाली टर्म्स क्या हो जाती है, जेड के बराबर, पी अपॉन में एनआरटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में जेड, प्लस में बचेगा ए अपॉन में वी इंटू में आर टी, सॉरी एन की वैल्यू तो हमने हटा दी थी, यहाँ से एन को हटा दो। ठीक है, एन तो हट जाएगा दोनों जगह से, क्योंकि पहले हमने क्या मान लिया था, उसको 1 मोल मान लिया था। ठीक है, तो वी आर टी हो जाएगा, ठीक है, जेड प्लस वी आर टी इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आर टी से आर टी कैंसिल हो गया तो वहाँ कितना बचा, 1। अब हमको तो किसकी वैल्यू चाहिए, जेड की, तो जेड के ही रहना, तो इसको क्या भेज देंगे उधर, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, ए अपॉन में वी आर टी, सॉरी 1 माइनस ए अपॉन में वी आर टी। ये बनेगा हमारे लिए जेड का फॉर्मूला, किसके लिए, रियल गैस के लिए, कब, जब प्रेशर कैसा हो, लो हो। तो इस फॉर्मूले को देख के तुम बता सकते हैं कि जेड की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, 1 से कम आएगी, है ना, क्योंकि एक में से क्या कर रहे हैं, किसी न किसी चीज को माइनस कर रहे हो, जब भी माइनस करेंगे तो जेड की वैल्यू जब लो प्रेशर पे बात करेंगे तो कितनी आएगी, 1 से कम आएगी। ठीक है, क्यों कम आएगी, देखो इसको मिटा दूं मैं भी यहाँ से, जो हमने कल ग्राफ बनाया था जेड पी के बीच में, यहाँ लिखा था हमने पी, यहाँ मैंने एक लाइन बनाई थी 1 के लिए, और यहाँ लिया था मैंने किसको, जेड को, जो प्रेशर के लिए मैंने एक लाइन बनाई थी तो कुछ ऐसा होना था। और वहां भी मैंने बताया था कि लो प्रेशर पे जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। देखो लो प्रेशर पे बात करूँ तो कम है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया मैंने वैल्यू क्या हो गई जेड की, बढ़ गई। ठीक है, इसलिए जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 से कम आती है, कब, जब प्रेशर कैसा हो, लो। ठीक है, अगर लो है तो यहाँ पे कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्लियर सभी को ये वाली क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन से टर्म्स में निकाली हमने यहाँ पे, प्रेशर टर्म्स। ठीक, नोट कर लिया। दूसरी बात करते हैं, अगर हम अभी किसको रखा था हमने, प्रेशर को लो रखा था, प्रेशर को क्या कर दे, हम हाई कर दे। इट हाई प्रेशर, जब प्रेशर को मैं बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर को जब बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम कम हो जाएगा, बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो गैस के लिए क्या हो गया, खुद का प्रेशर बढ़ गया, जो वॉल पे लगने वाला प्रेशर क्या था, बढ़ गया। तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, ए बराबर कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल। ठीक है, ए कैसा हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। अगर ए नेग्लिजिबल हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारी जो पी की टर्म्स थी उसमें से जो माइनस वाली चीजें थी वो सब हट गई, तो पी इंटू में क्या बचेगा हमारे पास में, वी माइनस बी, ये बचेगा बी माइनस वी, क्योंकि एम की वैल्यू हमने कितनी ले ली, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने ले लिए, 1 ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आर टी बचेगा। चलो इंटू कर दें तो ये बचेगा हमारे पास में पी वी माइनस के अंदर पी इंटू में बी इज इक्वल टू आर टी। पूरी इक्वेशन को अगर हम आर टी से डिवाइड कर दें, आर टी और आर टी से आर टी कैंसिल तो 1 बचेगा, पी वी अपॉन में आर टी किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर, तो जेड माइनस पी वी अपॉन में आर टी इज इक्वल टू 1। चलो तो जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस पीवी अपॉन में आरटी, जेड बराबर पीवी अपॉन में आरटी आ गया। ठीक है, तो अगर हाई टेंपरेचर कौन से जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछता है फॉर रियल गैस के लिए, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस पीवी बटे आरटी। अब यहाँ से अगर हम देख के बता सकते हैं इसको, ठीक है, क्या आएगी, जेड की वैल्यू हमेशा 1 में कुछ ना कुछ हम जोड़ के ला रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू कैसे आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, 1 से ज्यादा आएगी तो कैसे आएगी,
बोला भी था हमने, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को जब हम कर देंगे तो जो हमारा ग्राफ जा रहा था वो क्या होता है, 1 से ऊपर जा रहा था, 1 से ऊपर जा रहा था, मतलब कि z की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही थी। ठीक है, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा। कब, जब हम प्रेशर को कैसा कर दें, हाई कर दें। और डेविएशन कौन सा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चलो फटाफट मैं एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे, तीसरी कंडीशन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन कब थी हमारी, नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, और एक में हमने प्रेशर को ज्यादा कर दिया था, एक में प्रेशर को हमने कम कर दिया था। अब अगर हम हाई टेम्परेचर कर दें, दोनों इक्वेशन में देखो यहाँ पे टी आ रहा है, अगर टेम्परेचर को हाई कर दूंगा तो ये वाली टर्म्स बड़ी हो जाएगी, ये वाली टर्म्स बड़ी हो जाएगी, तो ये वाला पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये वाली टर्म्स अगर 0 हो गई तो z हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर z कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जब हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो हमारी गैस किसकी तरफ बढ़ जाती है, कौन सी गैस की तरफ आ जाती है, रियल गैस की तरफ आ जाती है, सॉरी आइडियल गैस की तरफ आ जाती है। ठीक है, रियल गैस से किसकी तरफ आएगी, आइडियल गैस की तरफ। मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इन दो इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं, z बराबर 1 प्लस pv बटे RT। मतलब कि अगर रियल गैस को आइडियल गैस इक्वेशन बनाना हो तो टेम्परेचर को क्या करो, बढ़ा दो। जैसे टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म जैसी 0 z किसके बराबर, 1 के बराबर। z 1 के बराबर कब आता है, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 होने की वजह से z 1 के बराबर, उसका टेम्परेचर हाई। ठीक है, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर और ये लास्ट लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री करने में। ठीक है।